नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र से बनने वाले लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जिनसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका सब्जेक्ट चाहे मेजर का हो चाहे माइनर का हो, अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी हो रही है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समाजशास्त्र में आपको BA थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना होता है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन, या आपको केवल सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक आंदोलन लिखा हुआ मिले तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। खास करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या होगा, एक पेपर होता है आपका सामाजिक परिवर्तन का और दूसरा पेपर होता है सामाजिक आंदोलन का। तो एक पेपर का जो कोड इसमें रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, वो रखा गया है क्या भैया, SOC 201। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन पूछा आता है। सामाजिक आंदोलन से जो क्वेश्चंस आते हैं SOC 202। ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक प्रकार से लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चाहे आप 201 का पेपर देने जा रहे हो, चाहे आप 202 का पेपर देने जा रहे हो सोशियोलॉजी में। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक प्रकार से ये पेपर का कुछ पैटर्न डिसाइड किया गया है 201 202 करके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी विश्वविद्यालय में अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है, जैसे जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी या जो भी विश्वविद्यालय हो जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होंगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होंगी या माइनर में ऑब्जेक्टिव होंगी, जैसे राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इन सभी माइनर में ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है ये। मतलब मैं बता दूं कि इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो यहाँ से एक प्रकार से आप देखेंगे ये 150 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये एक प्रकार से प्रबल दावेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। आकर के आप मिला लीजिएगा पेपर होने के बाद में, फिर आप देखेंगे कि हाँ गुरुजी सही कह रहे थे। ठीक है, चलिए अब जानने का प्रयास करते कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023, 2024, 2021 या 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी को मैंने एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। यह है महासंग्राम रिवीजन क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की, जो आप देख पा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न क्या आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका कि निम्नलिखित में से किसने शासकों अभिजात की अवधारणा दी, बताएं। या अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने दी है, बताएं। TB बाटोमोर या B पैरेटो या फिर C राइट मिल्स या फिर अगले विद्वान दिए हुए हैं टायनबी महोदय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो शासकों अभिजात की अवधारणा जो देने वाले विद्वान हैं वो कौन है भैया, उनका नाम है B पैरेटो। उनका क्या नाम है भाई, B पैरेटो। बिल्कुल राइट आंसर है B पैरेटो महोदय। इन्होंने एक प्रकार से क्या दिया, B पैरेटो महोदय ने। ठीक है, B पैरेटो महोदय ने क्या दिया है, शासकों अभिजात की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है। औद्योगिकरण का परिणाम क्या नहीं है, आर्थिक अस्थिरता या बड़े पैमाने पर उत्पादन या फिर बेरोजगारी में वृद्धि या एकाकी परिवारों का विघटन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब उद्योगों का विकास हो रहा हो, उद्योग बढ़ रहे हो, तो उसका परिणाम क्या नहीं होगा। 3 परिणाम इनमें से होंगे। देखिए, बेरोजगारी में एक प्रकार से वृद्धि होगी, क्या औद्योगिकरण के परिणाम का एक परिणाम नहीं है। देखिए, औद्योगिकरण का परिणाम, देखिए उद्योगोकरण से क्या हुआ है, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। ठीक है, एकाकी परिवारों का विघटन भी हुआ है इसमें। ठीक है, इसके अलावा बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव पाया है। आर्थिक अस्थिरता जो है ये एक प्रकार से इसका परिणाम नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, क्योंकि जब औद्योगिकरण होगा, उद्योग बढ़ेंगे, इससे क्या होगा, जो व्यक्ति एक प्रकार से छोटे मोटे काम में अपने व्यस्त थे वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी मशीनें सारा काम करने लगेंगी, और यही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। विलेज इंडिया नाम की पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। विलेज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भैया, मैकिम मैरियट नाम के विद्वान ने क्या लिखा है, मैकिम मैरियट ने लिखा है विलेज इंडिया पुस्तक, या इंडिया विलेज या विलेज इंडिया, बेसिकली विलेज इंडिया पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक उद्विकास की अवधारणा, बहुत ही फेमस अवधारणा है जैविक उद्विकास, यानी कि एक प्रकार से बायोलॉजिकल जो है एवोल्यूशन जिसको आप बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, किसने दिया, डार्विन, दुर्खीम या स्पेंसर या मार्गन। देखें, सामाजिक उद्विकास की अगर बात करेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सामाजिक उद्विकास की अगर बात करेगा महोदय, तो सामाजिक उद्विकास की बात कौन करते हैं, सामाजिक उद्विकास की बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर नाम के विद्वान। डार्विन की अगर बात की तो डार्विन महोदय, इन्होंने ही जैविक जो है उद्विकास की अवधारणा दी है। जैविक उद्विकास की अवधारणा में इन्होंने जीवों के विकास में एक प्रकार से बताया कि किस तरीके से जो है जिराफ वगैरह जो थे वो ख़त्म कैसे हुए, पूरा इन्होंने थ्योरी दी है। दुर्खीम महोदय जो है, इनका सिद्धांत बड़ा फेमस है,
आत्महत्या का सिद्धांत प्रश्न खूब पूछा जाता है कि आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया। तो आत्महत्या का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान हैं वो दुर्खीम महोदय हैं। आत्महत्या के सिद्धांत के साथ ही साथ इन्होंने एक प्रकार से सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया, तो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है, आत्महत्या के प्रकारों को किसने बताया, दुर्खीम महोदय ने बताया, ये बात ध्यान रखेंगे। और बहुत ही विद्वान आदमी थे इमाइल दुर्खीम, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डार्विन पे लगेगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो समझ में आ गई चीज़ें। चले भाई, मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए इसीलिए बगल में हट जाता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकें। और अगर स्क्रीनशॉट लेने में सक्षम नहीं तो आपके लिए कोर्स की व्यवस्था करी गई, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, लिखित टाइप के क्वेश्चन आंसर जो दिख रहे हैं, और चैप्टर वाइज क्लासेस आपको जो दिख रही हैं वो सब आपको कोर्स में मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स। ठीक है, पीडीएफ मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा कैसे आपको जुड़ना है। चले भारत में प्रौद्योगिकी दिवस, भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रौद्योगिकी दिवस भारत में मनाया जाता है भैया कब, 11 मई की डेट को। कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है भारत में प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी बड़ी फेमस पुस्तक है, किसने लिखी है बताएं, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, ह्यूमन सोसाइटी को लिखा है किसने भैया, किंग्सले डेविस ने पुस्तक, किसने लिखा है, किंग्सले डेविस ने पुस्तक लिखा है। ठीक है, अच्छा कार्ल मार्क्स की बात किए तो जो है वर्ग संघर्ष की अवधारणा आपसे पूछेगा कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा कौन देता है, तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स देते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया आपसे पूछेगा। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया भैया, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसके लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स ही हैं। ठीक है, और अब तक के समाज मतलब कि अब तक का इतिहास जो रहा आपके अब तक के समाजों का इतिहास, ये वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है या कथन किसका है, तो भी कार्ल मार्क्स का ही है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है आपसे पूछेगा। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी कार्ल मार्क्स ही हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की पुस्तक भी यही लिखता है, तो बड़ा फेमस विद्वान है कार्ल मार्क्स। इसके अलावा जो है आप देखेंगे अगस्त कॉम्ट जो है समाजशास्त्र के जनक हैं, समाजशास्त्र के जनक हैं अगस्त कॉम्ट। ठीक है, इसके अलावा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्त कॉम्ट की है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, तो आपसे ये भी पूछ सकता है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी है, तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी भैया, ये मैं बता रहा हूँ तमाम सारे क्वेश्चंस, तो ये अगस्त कॉम्ट ने दी है। स्पेंसर ने किसने दिया, समाज का स्वाभाविक सिद्धांत किसने दिया, समाज का स्वाभाविक सिद्धांत किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। आपसे पूछेगा कि जो है समाज जो होता है एक मनुष्य के शरीर की भांति होता है, समाज स्वाभाविक की भांति काम करता है, किसने कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा। ठीक है, या फिर सामाजिक विकास की बात कौन करता है, तो हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। ये सारे प्रश्न आप नोट डाउन करते चलेंगे, बड़ा फेमस एक प्रकार से ये सब आपके लिए लगभग एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आप 4-5 क्वेश्चन जान पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, ले लीजिए। चलें अगला क्वेश्चन आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, ब्रह्म समाज के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने करी थी। किसने करी थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय, लिख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कब करी थी, 1828 में करी थी। कहाँ पर मतलब कहाँ पर करी थी आप लोग बताएंगे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, और इसके 1829 में ही इन्होंने एक प्रकार से सती प्रथा का अंत भी किया था। बाल विवाह, छुआछूत, इन सभी के अंत करने में इन्होंने बड़ा योगदान किया। विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर बैन लगाया, एक कानून पारित किया उसको लेकर के। तो अच्छा, एक होता है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक ये हैं, और एक है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोनों प्रश्न में आप लोग भ्रमित हो जाते हैं। दयानंद सरस्वती किसके संपादक हैं, आर्य समाज के। स्वामी विवेकानंद किसके संस्थापक हैं, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, क्लियर।
आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी जो है क्या नाम है, नरेंद्र नाथ दत्त जी, जिनके बचपन का नाम था, विवेकानंद जी, ठीक है, युवाओं के जो एक प्रकार से चहीते, ठीक है, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, क्योंकि रामकृष्ण मिशन उनके गुरु जी थे, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? 1828 में। इनका नाम है आपका राजा राम मोहन राय, भारत के पुनर्जागरण के अगर दूत कहे जाते हैं, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछा गया कि ब्रह्म समाज के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? ये विरोधपूर्ण आंदोलन बिल्कुल भी नहीं था, वैदिक आंदोलन भी नहीं था, धार्मिक आंदोलन भी नहीं था, ये था सुधारवादी आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो। कैसा आंदोलन था भैया? ये था सुधारवादी आंदोलन। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। कैसा आंदोलन था महोदय? सुधारवादी आंदोलन था, ठीक है। कैसा आंदोलन था भैया? ब्रह्म समाज के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन जो था वो एक सुधारवादी आंदोलन था। ब्रह्म समाज के द्वारा सुधारवादी आंदोलन भी किया गया है कई मामले में। हालांकि पुस्तकों में धार्मिक आंदोलन दिया गया है, लेकिन सुधारवादी आंदोलन किया गया चूँकि सती प्रथा में सुधार किया गया, ठीक है। या इसके अलावा आप देखते हैं सती प्रथा में सुधार, बेसिकली आप इसमें देखें, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट बेसिकली हो सकते हैं, क्योंकि धर्म से भी रिलेटेड चीज़ें रही हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में जो तमाम प्रकार के सुधार किए गए, इसलिए इसको धार्मिक सुधार आंदोलन कह सकते हैं। तो धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ पर ऑप्शन में अगर ये कर लें, धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन पेपर में थोड़ा सा दिक्कत करके दिया गया था, तो यहाँ पर दोनों करेक्ट आंसर हो रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि क्या मानते हैं। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके तमाम प्रकार के सुधार भी किए हैं और तमाम प्रकार के धर्म में सुधार किए हैं। तो धार्मिक आंदोलन भी हो सकता है और सुधारवादी आंदोलन भी हो सकता है। बेसिकली मेरे हिसाब से सुधारवादी आंदोलन होगा। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको धार्मिक आंदोलन मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, अगला एक प्रश्न आ चुका है। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शारदा एक्ट कब पारित हुआ भैया? शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है? बताएं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है? तो संस्कृति के, सामाजिक परिवर्तन का संबंध जो है संस्कृति के दोनों पक्ष से आपको देखने को मिलेगा, यानी अभौतिक पक्ष और भौतिक पक्ष। क्योंकि संस्कृतियां जो होती हैं वो एक प्रकार से कैसी होती है? दो प्रकार की होती है। एक संस्कृति का भौतिक पक्ष होता है, एक अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष में ऐसे जो आप जो है टीवी, कूलर, एसी, फ्री, तो इनमें भी विकास हो रहा है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके जो अभौतिक पक्ष है इसमें भी विकास हो रहा है। तो विकास तो दोनों में हो रहा है। बेसिकली सामाजिक संरचना, अगर केवल सामाजिक परिवर्तन की बात करेगा, देखिए सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है, ये प्रश्न भी अच्छा पूछा गया है। तो देखिए परिवर्तन तो समाज में हो ही रहा है, लेकिन परिवर्तन का वो भौतिक कारक हो गया, ठीक है। लेकिन भौतिक कारकों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, इस वजह से भौतिक पक्ष यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते आप, ठीक है। कर भी सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते, इसलिए चूंकि मैं पूरा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे ज्ञानी होंगे या बहुत सारे कुछ टीचर भी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूँ कि जैसे कि जब दो संस्कृतियाँ होती हैं और जब हम बात करते हैं औद्योगिकरण के द्वारा जब सामाजिक परिवर्तन होता है, तो उद्योगों का विकास, जैसे कि हम जब एक प्रकार से एक रेखीय परिवर्तन की बात करते हैं, तो रेखीय परिवर्तन में क्या होता है महोदय? जैसे कि पंखा पहले बना, मतलब कि बेना था पहले, फिर पंखा बना, फिर पंखा से कूलर बना, फिर कूलर से क्या बन गई? एसी बन गई। तो ये सब जब परिवर्तन हो रहा है तो ये भी एक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है। समाज इससे बदल रहा है, ठीक है। समाज बदल रहा है, ना कि केवल कूलर पंखा बन जाने से समाज बदल रहा है। इसके द्वारा समाज में परिवर्तन हो रहा है। और समाज में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सामाजिक संरचना है परिवर्तन। और सामाजिक संरचना किससे बनती है? विचारों से बनती है, रूढ़ियों से बनती है, परंपराओं से बनती है, रीति रिवाजों से बनती है। और ये क्या होते हैं? संस्कृति के अभौतिक पक्ष होते हैं। इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं केवल अभौतिक पक्ष, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से कुछ किताबों में आपको ए और सी दोनों मिलेगा, सी ऑप्शन मिलेगा। भौतिक पक्ष में परिवर्तन, चूंकि भौतिक पक्ष जो होता है यह भी संस्कृति का ही एक पार्ट होता है। और जब भी समाज में परिवर्तन होता है तो भौतिक पक्ष में जब परिवर्तन होता है तो उसी भौतिक पक्ष का प्रभाव किस पर पड़ता है? अभौतिकता पर पड़ता है, और इस तरीके से समाज में परिवर्तन होता है। लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन की केवल बात करेगा तो समाज के स्ट्रक्चर में परिवर्तन की बात करते हैं। जब एक एग्जैक्ट मतलब अगर देखेंगे, अगर एग्जैक्ट मतलब ना देखेंगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट मतलब देखेंगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं डीपली आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से चीज़ों को समझा रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए तो पेपर में एक आध दो क्वेश्चंस ऐसे बझौले दे दिए जाते ताकि आपको एक प्रकार से उसमें नंबर उनका मन हो तो दें, उनका मन हो तो ना दें। तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के वैसे तो दोनों पक्ष से होता है, लेकिन अभौतिक पक्ष से ज़्यादा होता है, भौतिक पक्ष से कम होता है। अब यहाँ पर जो भी आपकी इच्छा, अभौतिक पक्ष भी आप आंसर इसका ए ऑप्शन लगा सकते हैं और सी ऑप्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो इच्छा हो लगा सकते हैं, तो ऐसे ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, ए लगा दीजिएगा, ठीक है। चले, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वगैरह सब वही मानती हैं।
अगला प्रश्न है, किस स्तर में मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान हुआ? बताएं। किस स्तर में मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान हुआ था? तो जंगलीपन में ही जब व्यक्ति था तभी एक प्रकार से उसको मछली पकड़ने का और तीर धनुष कला का ज्ञान हो चुका था। अगला प्रश्न है, बेबर। बेबर का पूरा नाम क्या है? मैक्स वेबर। क्या नाम है भैया? मैक्स वेबर। इन्होंने किसकी अवधारणा दी थी? सत्ता की अवधारणा। आपसे पूछेगा सत्ता की अवधारणा किसने दी, तो आप क्या बताओगे? मैक्स वेबर ने दी। सत्ता की अवधारणा किसने दी महोदय? सत्ता की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है। तो वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया था? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेबर ने लगभग विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया था। कितने धर्मों का भैया? 6 धर्मों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए बेटी, चले फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को हम सापेक्ष परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 2024 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे महोदय, प्रश्न है वेबलिन। वेबलिन का पूरा नाम क्या है? मार्क्स वेबलिन। वेबलिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वेबलिन का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद से संबंधित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारकों में एक प्रकार से बेसिकली रूढ़वादिता जो होती है वो भी बाधा उत्पन्न करती है। व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होगा, वो समाज भी धीरे धीरे विकास होगा, यानी कि वो भी निरक्षरता जो होती है वह भी एक प्रकार से बाधा डालती है। और निहित स्वार्थ, यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति इसलिए विरोध करते हैं सामाजिक परिवर्तन का क्योंकि उनका स्वार्थ जो है वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ये सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले ये सभी कारक जो हैं वही हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 2023-24 दोनों में लगातार, मतलब 18-24 में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? इनमें से सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप इनमें से कौन सा है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है? सामाजिक विकास के द्वारा, सोशल एवोल्यूशन के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के द्वारा भी होता है, ये भी ठीक है। सामाजिक प्रगति यानी सोशल प्रोग्रेस के द्वारा भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सामाजिक संघर्ष यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा समाज में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप क्या नहीं? सामाजिक संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए इसी साथ ही साथ, कौन मानता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि जो है खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में बढ़ता है? 2017, 24, 20 सभी में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है माल्थस ने कहा था। किसने कहा था? माल्थस ने क्या कहा था कि जो है जनसंख्या में वृद्धि जो होती है ज्यामितीय अनुपात में होती है, जबकि खाद्यान्न जो होते हैं उनका उत्पादन गणितीय अनुपात में होता है। खाद्यान्न जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बढ़ते हैं, जबकि जो जनसंख्या होती है आज 1 है, काल 2 होगी, परसों 4 हो जाएगी, फिर 8, फिर 16, ठीक है, फिर 32, फिर 64 इस तरीके से बढ़ती है। ठीक है, यानी ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? तो इस तरीके से आप लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को जान पा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तनों का जनसंख्यात्मक कारक है? फटाफट से आप बताएंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की अगर बात की तो उसमें जो दोनों पेपर हैं, दोनों पेपर में यही एक ही वीडियो काफ़ी है उनके लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी विश्वविद्यालय के लिए एक प्रकार से आप यही वीडियो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तनों का जनसंख्यात्मक कारक है? बताएं। जनसंख्यात्मक कारक कौन सा भैया? देखिए, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास का मतलब क्या होता है? यहाँ से कहीं से जाकर के बाहर बसना उत्प्रवास कहलाता है। आप्रवास का मतलब क्या होता है कि कहीं बाहर से आकर किसी दूसरे समाज से आकर के अपने समाज में बसना। उत्प्रवास मतलब होता है जाना और आप्रवास माने होता है आना। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बड़ी फेमस पुस्तक है ये, द थियरी ऑफ लेजर क्लास। बताएं, द थियरी ऑफ लेजर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मार्क्स वेबलिन। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क्स वेबलिन ने इस पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है?
द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है भैया? द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? स्पेंगलर महोदय ने। किसने लिखा है? स्पेंगलर महोदय ने लिखा है द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छात्र छात्राएं एसएमएस करके आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी लोग एक प्रकार से आंसर देने का काम करेंगे फटाफट से। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में वर्गीकृत किया? फटाफट से आप बताएंगे। 17, 21, 24 तीनों में प्रश्न पूछा गया है। तो संस्कृतियों को एक प्रकार से भौतिक और अभौतिक में किसने बांटा है? आगबड़ ने बांटा है अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति में संस्कृति को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो छात्र छात्राएं चाहते हैं कि इसका पीडीएफ हमको प्राप्त करना है या हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, सारे सब्जेक्ट का कोर्स, एक ही सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही सारे सब्जेक्ट के कोर्स आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। यानी बीए थर्ड सेमेस्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं विद को करिकुलर, ठीक है, माइनर मेजर सब आपको मात्र 100 रुपीज़ में दिया जा रहा है। एसएमएस करेंगे 91 61 93 60 62। जितना जल्दी हो सके एसएमएस करेंगे, आपका ही बेनिफिट से जितना जल्दी जुड़ जाएं उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, नाम अपना लिख दीजिएगा, अपना यूनिवर्सिटी का नाम इस पर लिख करके भेज दीजिएगा और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट नेम भी लिख करके आप भेज दीजिएगा। उसके बाद में एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। ठीक है, गूगल पे, फ़ोन पे, जो कुछ भी आप चलाते हैं, या फिर अगर आप नहीं चलाते तो किसी लोकवाणी से, किसी जन सेवा केंद्र से, किसी कैफ़े से, साइबर आप जाकर करवा दीजिए, या आपके आरी पड़ोस में कोई चलाता है तो आप उससे भिजवा दीजिएगा। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद में आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से। और उससे पहले आपको जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जो क्लास आपको आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, इस क्लास की पीडीएफ नोट्स और ऐसे ही तमाम प्रकार के और पीडीएफ नोट्स सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। होम साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव लिखित सभी की एक प्रकार से हमारे पर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज क्लासेस की पीडीएफ आपको कुछ मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत ही फायदा आपका होने वाला है। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, एक प्रकार से बहुत ही बेनिफिट्स होगा आपका और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। और आप प्रैक्टिस सेट के रूप में, जैसे कि मान लेते हैं ये वीडियो आपने देखा, वीडियो देखने के बाद में एक प्रकार से आपको क्या दिमाग में आपके रुका, उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए आप इस जो पीडीएफ है ये पीडीएफ, आप इस पीडीएफ को फिर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जब आप फिर से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो एक प्रकार से क्या होगा, आपके लिए पीडीएफ बहुत ज़रूरी होगा। और उसको आप पेपर के लिए, पेपर के जैसे ही घर पर बैठ करके, 2 घंटे का पेपर होता है, 1.5 घंटे का पेपर, तो 1.5 घंटे आप अपने घर पर बैठ करके उसको सॉल्व करें। ठीक है, और जब आप ऐसा सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस जो है आपको बहुत आगे तक ले जाएगी और आप टॉप कर सकते हो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं में तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप 100 में से लगभग और लगभग 90 नंबर, या 90 से लेकर के आप 95 नंबर तक आप ला सकते हो अगर आपने सही किया। चूँकि 4-5 क्वेश्चंस आपके थोड़े से इधर उधर करके देते हैं ताकि पूरा का पूरा नंबर किसी बच्चे को ना दिया जा सके। ठीक है, तो आप सोचो 100 में से आप 90 से 95 नंबर ला सकते हो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में। बाकी लिखित परीक्षाओं में आप नहीं ला पाओगे तो आप परेशान अभी एक प्रकार से हो रहे हैं कि भाई हम 100 रुपये, हमारे गुरुजी कह रहे हैं 100 रुपये में हमारा तो जो है ये हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि 100 रुपये में हमारी, 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, अब इसमें आपको कितनी व्यवस्था जी, आप सोचो कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, 1 माइनर सब्जेक्ट हो गया, 1 को करिकुलर हो गया, सभी की एक प्रकार से आपको पीडीएफ सेंड की जाएगी, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जो भी क्लासेस होंगी उन सभी की लिंक भी मिलती रहेगी आपको उस ग्रुप में। ठीक है, और आपको देखो, सोचो कि आप भाई आप इसको हल कर पाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपके पास मिलेगी ऑब्जेक्टिव टाइप की, कहीं पर आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी सब्जेक्ट को एक ही जगह पर आप पढ़ पाएंगे। कितना बेटर कर दिया गया, और मात्र कितना पैसे, 100 रुपये में एक प्रकार से। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। और आप ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर दबा के खींच लीजिए ताकि आपका बना रहे, ताकि आपको बीटीसी वगैरह करना हो तो उसमें भी कोई दिक्कत ना हो और आपका परसेंटेज बन जाएगा तो पूरी लाइफ आपके परसेंटेज रहेंगे। और जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपका जैसे टीजीटी, पीजीटी आगे चल करके आपको एमए करना है इसी सब्जेक्ट से, तो उसमें भी बेनिफिट्स होगा जब आप पीडीएफ नोट्स के साथ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका बड़ा बेनिफिट्स होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फटाफट से एसएमएस कर दीजिएगा। चले,
चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका भैया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है इनमें से, बताएं। 17, 21, 24 सब में प्रश्न पूछा गया है। कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल भाई वर्ग संघर्ष विचारधारा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मार्क्स वेबलेन विलासी वर्ग की अवधारणा देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पीटरिम सोरोकिन सांस्कृतिक गतिशीलता की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। परेटो सांस्कृतिक पिछड़ापन की बात नहीं करते। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आगबर्न की ने दिया है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दिया है? सांस्कृतिक पिछड़ापन को क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विलंबना। इसकी अवधारणा किसने दिया है? आगबर्न ने दिया है। किसने दिया है? आगबर्न ने दिया है महोदय, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यही आपका गलत है। प्रश्न क्या पूछा गया? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यही युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन तैयार हुए, क्या क्या कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? तो बताएंगे आगबर्न ने दी है, ठीक है। संस्कृति को 2 भागों में किसने बांटा? भौतिक और अभौतिक में, तो आगबर्न महोदय ने बांटा, ठीक है। और आपसे पूछेगा सांस्कृतिक गतिशीलता की अवधारणा किसने दी? तो आप बताएंगे पीटरिम सोरोकिन ने दी। आपसे पूछेगा विलासी वर्ग की अवधारणा कौन देता है? तो आप बताएंगे मार्क्स वेबलिन देते हैं। आपसे पूछेगा वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी है? तो आप बताएंगे कार्ल मार्क्स ने दी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कई प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हुए। बेसिकली आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, यानी पैरेटो, ये गलत है, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। हर्ष कोविड्स कहीं पर दिया हो, लगा दीजिएगा। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और आप देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सब में पूछा जाता है ये कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, किसने कहा है? हर्ष कोविड्स ने कहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है। मैन एंड हिज वर्क्स पुस्तक को भी हर्ष कोविड्स महोदय ने ही लिखा है। हर्ष कोविड्स ने लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चले, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बड़ी फेमस पुस्तक है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। वेस्टरमार्क, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क ने ही ये बात कही थी कि एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप होता है। एक विवाह विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप होता है, किसने कहा था? वेस्टरमार्क ने कहा था, ठीक है। और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, और पूरा विवाह से रिलेटेड सारी फैक्टर्स को यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन से पॉजिटिव फिलोसॉफी बड़ी फेमस पुस्तक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दोनों पुस्तकें परीक्षा में आने वाली हैं। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक को लिखा है किसने भैया? अगस्त काम्ट ने। किसने लिखा? अगस्त काम्ट, जो समाजशास्त्र के जनक है। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। उससे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से भी जाना जाता था, और सामाजिक भौतिकी नाम किसने दिया था? तो भी अगस्त काम्ट ने दिया था। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कौन देता है? अगस्त काम्ट देते हैं, ठीक है। सत्ता की अवधारणा कौन देते हैं? मैक्स वेबर देते हैं। वर्ग संघर्ष की विचारधारा कार्ल मार्क्स देते हैं, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? तो आगबर्न ने दी, मैंने आपको शुरुआत में बताया। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? आगबर्न महोदय ने दी है। अगला क्वेश्चन से आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किसने दी? आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा फटाफट से आप बताएंगे। कार्ल मार्क्स। आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये रिवीजन क्लास महासंग्राम हो रही है, जिसमें आप तमाम प्रकार की चीज़ों को समझ पा रहे हैं। यह किसका मत है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आर्थिक आचार्य संहिता एवं पूंजीवाद का भाव साथ साथ चलते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, यह किसका मत है, बताएं। तो ये मैक्स वेबर का मत था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे भाई, फटाफट से देखेंगे। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, आगबर्न के अनुसार भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला असंतुलन क्या कहलाता है? तो इसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यानी जब एक संस्कृति आगे हो जाती है, दूसरी संस्कृति पीछे रह जाती है, इसी को एक प्रकार से सांस्कृतिक विलंबना बोलते हैं। मैंने आपको समझा रखा है, महासंग्राम वीडियो जो लिखित वाला उसको देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है? तो आगबर्न ने दिया है 2023 में। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2025 में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं बार बार बता। एशियन ड्रामा पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, बताएं किसने लिखा है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का रहा है, गुरनार मिर्डल। कि क्या नाम है इनका? गुरनार मिर्डल, ठीक है। गुरनार मिर्डल, गुरनार मिर्डल ने इस पुस्तक को लिखा है, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। ऐसे ही प्रश्न एक प्रकार से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। 2024 में देखें क्वेश्चन पूछा गया है आपका। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम निम्नलिखित में से कौन है? बिल्कुल राइट आंसर है संस्कृति का बाजारीकरण। संस्कृति का बाजारीकरण जो है वो एक प्रकार से जब हुआ है, तब भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया, मतलब भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है क्या? संस्कृतिकरण का बाजारीकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो औद्योगिकरण से रिलेटेड है, या जनसंचार से, या सामाजिक नियोजन से, या लोकतांत्रिक व्यवस्था से? तो सूचना प्रौद्योगिकी जनसंचार से रिलेटेड है। सॉरी। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है भैया? जनसंचार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चले, जहां पर समझ में ना आए कमेंट करके बताइएगा। चले, मॉर्गन एक विद्वान है, इनके अनुसार यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है? यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा बताएं। तो यौन साम्यवाद परिवार के विकास का तृतीय स्तर होता है, ऐसा मॉर्गन मानते हैं। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जनसंख्या का प्रथम निबंध द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन। द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये जनसंख्या पर पहला निबंध लिखा गया, किसने लिखा था? टालकैट, पार्सन्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एच. मीड, या फिर माल्थस? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसको लिखा किसने भैया? माल्थस महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 में प्रश्न आया हुआ है, पिछले वर्ष। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक को रेखांकित किया है? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक को रेखांकित किया है? तो मार्क्स वेबेलन ने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक को एक प्रकार से रेखांकित किया है, मार्क्स वेबेलन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारकों और सामाजिक परिवर्तनों के कारकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखिए, आर्थिक कारक की बात कौन करते हैं सामाजिक परिवर्तन के? कार्ल मार्क्स करते हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी ए बिल्कुल ठीक है। जनसांख्यिकी कारक की बात कौन करते हैं? माल्थस करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब इसके अलावा प्रौद्योगिकी कारक की बात ये नहीं करते। प्रौद्योगिकी कारक की बात कौन करते हैं? प्रौद्योगिकी कारकों की बात कौन करते हैं? वेबेलिन करते हैं, यानी कौन करते हैं भैया? वेबेलिन करते हैं, ठीक है, वेबेलिन महोदय करते हैं, मार्क्स वेबेलिन। जबकि सांस्कृतिक कारकों की बात पीटरिम सोरोकिन करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये डी ऑप्शन। यानी यही पेरेटो वाला ही गलत है। यहाँ पर अगर वेबेलिन होता तो सही हो जाता, लेकिन पेरेटो इसीलिए गलत है। और प्रश्न ये पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन में जो दिया है आपका यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रौद्योगिकी कारकों की बात अभी ऊपर मैंने पढ़ा कि वेबेलिन ने किया था, ठीक है। चले, ओह माय गॉड। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। किसका कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, किसने कहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको कहा था किसने भैया? पेरेटो महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संस्कृति को भोगवादी, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने निरूपित किया? तो संस्कृति को भोगवादी संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति में किसने निरूपित किया? पीटरिम सोरोकिन ने निरूपित किया, क्योंकि पीटरिम सोरोकिन ही सांस्कृतिक कारकों की बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। वह संस्कृति जिसे हम न देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह संस्कृति होती कौन सी? अभौतिक संस्कृति। इसमें विचार जो है, नियम कायदे, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, ये सब आते हैं। तो अभौतिक संस्कृतियों को ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते, ये ऑब्स्ट्रैक्ट होती हैं, अमूर्त होती हैं, ठीक है। जबकि भौतिक संस्कृतियाँ जैसे कूलर, पंखा, टीवी, ये सब आपकी भौतिक संस्कृति हैं। निम्नलिखित में से निम्न जातियों की परिस्थिति में होने वाला कौन सा एक परिवर्तन संस्कृतिकरण से संबंधित है? संस्कृतिकरण में एक प्रकार से क्या होता है? आर्थिक परिस्थिति में सुधार। बेसिकली आपको बता दूं कि सांस्कृतिक जो मतलब कि सांस्कृतिकरण प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो उच्च जातियां होती हैं उनका नकल करने लगते हैं छोटी जाति के लोग, और लगातार नकल करते करते क्या होता है, उन्हीं के जैसे पहनावा ओढ़ावा, उन्हीं के जैसा खान पान, रहन सहन, बोल चाल सब कुछ अपना लेते हैं। और 2-3 पीढ़ी के बाद में फिर वह जो जाति होती, छोटी जाति, वह उच्च जाति में एक प्रकार से लोग उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका भाव ऐसा होता है। ऐसा जो है एम.एन. श्रीनिवास ने कहा। एम.एन. श्रीनिवास ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं, इन्होंने बहुत काम किया है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को लेकर के। उन्होंने प्रभु जात की उदाहरणा दी, और प्रभु जात के उदाहरणा में उन्होंने 3 जातियों को रखा जो उच्च जातियां होती हैं। प्रभु जात मतलब कि उच्च जातियां, ठीक है, जिनका वर्चस्व समाज में ज़्यादा होता है। उन्हीं का देख रेख में छोटी जातियां भी उनकी जैसे काम करने लगती हैं, और धीरे धीरे करके वो उन्हीं की जैसे प्रतीत होने लगती हैं, और 1-2 पीढ़ी के बाद में लोग एक प्रकार से उनको उसी जाति का समझने लगते हैं। तो इस तरीके से संस्कृतिकरण के द्वारा बहुत भी परिवर्तन हुआ है, ये भी इन्होंने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय।
ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही लगातार प्रश्नों को एक प्रकार से मैं बताता रहूँगा। वैसे तो ये मैंने 150 क्वेश्चन रखे हैं लगभग, लेकिन इसमें 200 से अधिक क्वेश्चन आप तैयार कर पाएंगे, ठीक है। चूँकि इस वीडियो के बाद में आपको कहीं पर और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में है। जैसे मैंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय का दोनों पेपर इसी में कवर हो गया, ठीक है। बाकी विश्वविद्यालय के माइनर पेपर, जैसे माइनर पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में होता है, राम मनोहर लोहिया का माइनर होता है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का माइनर, ये सब ऑब्जेक्टिव में जो आएगा सब इसमें से आ जाएगा, ठीक है। चले, समाज में संघर्ष का होना अपरिहार्य है, यह कथन किसका है? समाज में संघर्ष का होना अपरिहार्य है। कार्ल मार्क्स ने कहा था भाई समाज रहेगा तो समाज में संघर्ष तो होगा ही। समाज में जब वर्ग होंगे तो संघर्ष होगा दो पीढ़ी के बीच में, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष की उदाहरण भी इन्होंने दी है। अगला क्वेश्चन है सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 2024 में पूछी गई पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, हमेशा प्रश्न आता है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है किसने? राव महोदय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका सोशल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल मूवमेंट, रचना किसने लिखी है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल मूवमेंट आर के देसाई की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। करो या मरो का संदेश किसने दिया, बताएं? करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय भावना प्रवर्धन समिति के स्थापना कब हुई? 1861 में हुई थी ये, ठीक है। राष्ट्रीय भावना प्रवर्धन समिति की स्थापना 1861 में हुई, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये सब क्वेश्चंस तो आपके हल्के क्वेश्चंस थोड़े से आ गए, चले, लेकिन इसको रखा गया ताकि आपकी परीक्षा में आ जाए। किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने कहा था? तो ये एक इतिहासकार है आरजी मजूमदार या आरसी मजूमदार, इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का जो विद्रोह है ये मात्र सैनिक विद्रोह है, ना तो ये पहला, ना ही आखिरी और ना ही राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता, कोई संग्राम नहीं है। ये केवल क्या था? एक विद्रोह था, और कैसा विद्रोह? सैनिक विद्रोह था। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत बात थी। अगला क्वेश्चन से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके साथ शासन या किसके सभा शासन में पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड लिटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वही प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 2023 में आया हुआ है प्रश्न। सामाजिक आंदोलन इनमें से क्या है? सामाजिक आंदोलन क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सामाजिक आंदोलन जो होता है सरकार के प्रति विघटनकारी और अराजक चुनौतियाँ जो होती हैं वही आंदोलन कही जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न सामाजिक आंदोलन भाग है किसका? लोक राजनीति का, अभिजन राजनीति का या नौकरशाही राजनीति का? तो ये एक प्रकार से लोक राजनीति का भाग है, पब्लिक पॉलिटिक्स का भाग होता है सामाजिक आंदोलन। 2023 में प्रश्न आया, 2024 में प्रश्न आया था कि श्रमिक आंदोलन का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किस दशा का परिणाम है, बताएं? श्रमिक आंदोलन का प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किस दशा का परिणाम है? फटाफट से आप बताएंगे। लोकतंत्रीकरण या वैश्वीकरण या आधुनिकीकरण या औद्योगिकरण? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण इज राइट आंसर। क्या? औद्योगिकरण जो होता है, श्रमिक आंदोलन का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो औद्योगिकरण की परिणाम की दशा में हुआ है, औद्योगिकरण की वजह से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बताएं ताना भगत आंदोलन, ये बताएं ताना भगत आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? तो एक पुनरुद्धार आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन था भैया, पुनरुद्धार आंदोलन था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस जो है रिपीटेड, जो कि बीए में क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं खूब दबा करके। तो इसको लेकर के परेशान आपको नहीं होना है कि ये क्वेश्चंस जो है 2024 में आए तो 25 में नहीं आएंगे, 24 में आएंगे तो 25 में, 26 में, सब में आ सकते हैं, ठीक है। 23 में आए हैं तो 25 में आ सकते हैं, 24 में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चंस खूब आते हैं परीक्षा में, ठीक है। और ये आपके विश्वविद्यालय में आने वाले हैं तो आप इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में आपके आते रहेंगे, ठीक है। और लगातार मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। और महासंग्राम रिवीजन क्लास और देखने के लिए आप शुक्ला एचडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय, सैनिकवाद से न्यायवाद से औद्योगिक दिशा में हुआ है, बताएं। सैनिकवाद से न्यायवाद से औद्योगिक दिशा में, मतलब कि सैनिकवाद एक मिनट, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। इस प्रश्न में थोड़ा सा पूरा मैं अगर पढ़ूं तो ये किसने कहा था कि समाज का उद्विकास जो हुआ है, यहाँ पर लिख ले, देखिए किसने कहा कि समाज का उद्विकास
पूरा प्रश्न लिख लें। समाज का उद्विकास सैनिकवाद से, न्यायवाद से औद्योगिक दिशा में हुआ है। किसने कहा था? समाज का उद्विकास सैनिकवाद से, न्यायवाद से, फिर औद्योगिक दिशा में हुआ है। ये किसने कहा था भैया? इसको कहा था स्पेंसर महोदय ने, हर्बर्ट स्पेंसर नाम के विद्वान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई से या अच्छाई के लिए परिवर्तन, और इसी प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रगति का क्या अर्थ होता है? अच्छाई के लिए परिवर्तन। बिल्कुल, प्रोग्रेस का मतलब होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन। इसको किसने कहा था? लमले महोदय ने कहा था। लमले एक समाजशास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहीं कहीं पर लूमले लिखा रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य यानी एक फैक्ट सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं भैया? सामाजिक परिवर्तन में एक प्रकार से बाधा डालता है कौन? सामाजिक परिवर्तन का बाधा का तत्व है कौन सा? ये परंपरा। बाकी सामाजिक परिवर्तन में नैतिकता, कानून और शिक्षा, ये सब परिवर्तन के लिए मतलब परिवर्तन के स्रोत हैं। इनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है, लेकिन परंपराएं समाज में परिवर्तन के मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये स्रोत नहीं है, बाकी तीनों स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। यह अवधारणा किससे संबंधित है? तो प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है, यह अवधारणा किससे संबंधित है भैया? बिल्कुल राइट आंसर होगा लेस्टर वार्ड। लेस्टर वार्ड महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? बताएं। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं है। बिल्कुल, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है। प्रगति एक ऐच्छिक परिवर्तन है, बिल्कुल एक अच्छी दिशा में परिवर्तन जानबूझ करके किया जाता है। उद्विकास एक नैतिक अवधारणा है, गलत। उद्विकास एक नैतिक अवधारणा नहीं, उद्विकास एक जैविक अवधारणा है। उद्विकास कैसी अवधारणा भैया? उद्विकास एक जैविक अवधारणा है। ठीक है, विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रक्रिया है, यानी कि ये तीनों सही हैं। सी ऑप्शन गलत है और कथन सही नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो दिया गया यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित है? बताएं, कौन सा समूह जो है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांतों से संबंधित है? तो रेखीय सिद्धांतों में अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ये सभी रेखीय परिवर्तन के पक्षधर हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान है? सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान चक्रीय भी होता है और रेखीय भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट दिया है, ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा परिवर्तन जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसको प्रगति बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं समाज का। सी ऑप्शन है, जानबूझ करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और अच्छे दिशा में किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है भैया, प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है भाई बताएं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखें, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही बात है, तो एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, ऐसी बात नहीं है, गलत। प्रगति एक ऐच्छिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल ये सही है। प्रगति एक नैतिक अवधारणा भी है, बिल्कुल, यानी कि ये तीनों सही है, बी वाला ही आपका गलत है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? तो बी, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, ऐसा नहीं है, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं होता। प्रगति केवल अच्छी दिशा में परिवर्तन होना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसने कहा कि प्रगति एक परिवर्तन है लेकिन यह इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं है? बताएं। तो प्रगति एक परिवर्तन है, प्रगति क्या है भैया? एक परिवर्तन है, लेकिन यह इच्छित अथवा मान्यता प्राप्त दिशा में होने वाला परिवर्तन है, किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन नहीं है। लूमले महोदय ने कहा था, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। चले आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? बताएं, कौन सी दशा सामाजिक परिवर्तन की मतलब सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है? सामाजिक प्रगति की अवधारणा से देखिए, स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, ये सामाजिक प्रगति की अवधारणा से रिलेटेड नहीं है। बाकी न्यूनतम जनसंख्या, जीवन स्तर में सुधार और तकनीकी शिक्षा विस्तार, ये तीनों संबंधित हैं। ठीक है, ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है? निम्नांकित में से कौन सी दशा आवश्यक है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। नियोजन या अभौतिक संस्कृति का विकास है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्यूनतम जनसंख्या, बताएं। तो निम्नांकित में से विकास के लिए जो है नियोजन आवश्यक होता है, किसी विकास के लिए एक प्लान की आवश्यकता पड़ती है, एक आयोजन की आवश्यकता पड़ती है।
अगला क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाला परिवर्तन को कहा जाता है। तो जब सामाजिक मूल्यों के अनुसार परिवर्तन होता है तो उसको प्रगति कहते हैं। 2023 में, 2022 में, 2018-17 में सब में प्रश्न पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति गतिशीलता मापी जाती है, यानी किस जाति की गतिशीलता मतलब होता है कि अपनी जाति से दूसरी जाति में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो कि जिस प्रक्रिया के द्वारा या जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति गतिशीलता को मापी जाती है वह प्रक्रिया क्या होती है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं संस्कृतिकरण। क्योंकि संस्कृतिकरण के द्वारा एक जाति दूसरी जाति में कन्वर्ट होती। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी जातियाँ होती हैं उनकी जैसे क्रियाकलाप लोग अपनाते हैं और उनके नाम के पीछे जो लगता है वो भी सरनेम भी लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन से किसने कहा कि समाज धर्म शास्त्रीय सात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। किसने कहा कि समाज धर्म शास्त्रीय तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है? तो इनमें से किसी ने इस बात को नहीं कहा था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो कार्ल मार्क्स जो है किस सिद्धांत से रिलेटेड है भैया? कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स जो है वो जो है किस सिद्धांत से संबंधित है? कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है। किससे भैया? संघर्ष सिद्धांत संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर गलत दिया गया। उद्विकासी सिद्धांत संबंधित कौन से? हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी भैया? आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन बेसिकली किससे संबंधित है भैया? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। उत्तराखंड में एक व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन होता था। चिपको आंदोलन इसलिए इसका नाम है क्योंकि जब भी पेड़ को काटने के लिए लोग जाते थे तो पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे ये लोग, ठीक है, कि भाई पेड़ों को मत काटो। पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था ये, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, यही गलत हो जाएगा। प्रगति एक अच्छे परिवर्तन है, बिल्कुल है। प्रगति एक नैतिक अवधारणा भी है, यानी कि ये सब सही है, यही गलत है। तो बी ऑप्शन नहीं। तो रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका यार। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका कि हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था? बताएं। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है स्पेंसर का सामाजिक विकास आधारित है? तो प्राणशास्त्रीय विकास के सिद्धांत पर आधारित है हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विकास का सिद्धांत। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, किसने तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर सामाजिक आंदोलन की विवेचना करी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चलें भैया, रिवीजन क्लास है, थोड़ी लंबी क्लास ज़रूर होगी और इसीलिए मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं ताकि आपका समय भी ज़्यादा न लगे और आपको एक रिवीजन के तौर पर मिल जाए कि आप एक वीडियो देख करके जाएं, पेपर के दिन आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ से बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो बिल्कुल एक प्रकार से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। चलें, वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, लाइक भी करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। आप लोग शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, ठीक है, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़, और अपने जीवन का बहुमूल्य समय मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, तो आप सोचो कि एक प्रकार से आपका समय, जब आपका समय इतना कीमती है तो मेरा समय कितना कीमती होगा। लेकिन फिर भी मैं अपना समय निकाल करके, ठीक है, अपनी पढ़ाई ब्रेक करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप सभी लोग प्लीज़ समझें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ जाएगा, किससे तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर समाज शास्त्रीय आंदोलन की विवेचना की है? बताएं। तो तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर सामाजिक आंदोलन की विवेचना करते हैं R.K. मर्टन, यानी रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, आपकी बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न, किस लेखक ने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना है? बताएं। किस लेखक ने, बताएं, किस लेखक ने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना है? तो लेविस कोजर ने माना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार है? तो है भैया वैचारिकी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कौन सी एक दशा भारत में सामाजिक आंदोलन का प्रमुख परिणाम है? बताएं। इनमें से कौन सी दशा सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है? बेसिकली भारत में सामाजिक आंदोलन का प्रमुख परिणाम इनमें से कौन सी दशा है? दुर्बल वर्गों में नेतृत्व का विकास जो है ये सामाजिक परिवर्तन के द्वारा हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन से सब पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है सामाजिक आंदोलन क्या है? बताइएगा भैया। सामाजिक आंदोलन एक प्रक्रिया है, एक समस्या है, एक कार्यक्रम है या फिर एक संस्था है? तो
सामाजिक आंदोलन क्या है भाई? बिल्कुल राइट आंसर आपका लग रहा है, एक प्रक्रिया है। सामाजिक आंदोलन एक प्रक्रिया है जो कि समाज की संरचना में होती है। अगला प्रश्न है, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों में कौन सा एक सिद्धांत नए आंदोलनों की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट करने से संबंधित है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत नए आंदोलनों की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संरचना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने मानव के बौद्धिक विकास की व्यवस्था को कुछ निश्चित स्तरों के आधार पर बताया है। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस एक स्तर को कॉम्ट ने उल्लेख नहीं किया, इनमें से बताएं। तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगस्त कॉम्ट ने मानव के बौद्धिक विकास की व्याख्या को कुछ निश्चित स्तरों के आधार पर बताया है। निम्नलिखित में से किस एक स्तर को कॉम्ट का उल्लेख, मतलब कॉम्ट ने उल्लेख नहीं किया है? धार्मिकता की बात करते, तार्किक और प्रत्यक्षवादी बात करते हैं, इन्होंने मानवतावादी पर बात नहीं किया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जैविकीय उद्विकास की अवधारणा के साथ किसका संबंध जुड़ा हुआ है? जैविकीय उद्विकास की अवधारणा के साथ नाम जुड़ा हुआ है किसका? चार्ल्स डार्विन का। शुरुआत में ही मैंने बताया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण की प्रमुख लक्षण इनमें से दिखाई पड़ती है? तो आधुनिकीकरण की प्रमुख जो है लक्षण इनमें से होता है तार्किकता। आधुनिकीकरण तार्किकता को आधार बना करके आगे बढ़ता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न देखेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष बिल्कुल बताएं। नाना साहेब, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम जिसने स्थापना करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है राजा राम मोहन राय जिसने सती प्रथा का अंत करवाया, या फिर जो है स्वामी विवेकानंद जिसने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राजा राम मोहन राय। ये भारत के आधुनिक प्रथम पुरुष माने जाते हैं, सती प्रथा का अंत किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलकत्ता यूरेटेरियम सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कलकत्ता यूरेटेरियल सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय ही थे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आ चुका है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक को लिखा है रेचल कार्सन ने, रेचल कार्सन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति जो हमको प्रभावित करती है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो इसको कहा था ई.जे. रास महोदय ने। ई.जे. रास महोदय ने पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए कहा कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है? कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित कौन सा आंदोलन है भैया? जो समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता है। तो कम्युनिस्ट विचारधारा से जो प्रेरित आंदोलन है इनमें से वो है भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? भूदान आंदोलन जो है ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे, आर्य समाज के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? आर्य समाज के द्वारा जो किया जाने वाला आंदोलन था वो एक प्रकार से सुधारवादी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था भैया? आर्य समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया वो सुधारवादी आंदोलन था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू की गई? 2023 में प्रश्न पूछा गया है। भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति जो लागू की गई 1993 ईस्वी में लागू की गई। कब? 1993 ईस्वी में लागू की गई, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। श्रमिक संघ के कार्य क्या है, बताएं। श्रमिक संघ का क्या काम है? श्रमिक संघ का काम होता है श्रम कल्याण के लिए प्रयत्न करना। श्रम कल्याण के लिए प्रयत्न करना ये श्रमिक संघ का कार्य होता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आप सभी का रिवीजन तो हो रहा है बेहतर तरीके से ना, बिल्कुल लाइक ठोको भाई सभी लोग। चले, अगला क्वेश्चन से, भारत में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का विरोध करने के लिए निम्नांकित में से कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भैया कौन सा आंदोलन? महार आंदोलन, महार जाति के लोगों ने चलाया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
प्रश्न है महोदय, श्रमिकों की कार्यशील दशाओं को सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? बताएं। श्रमिकों की कार्यकारिणी, ये श्रमिकों की फटाफट फटाफट से आप बताएंगे। श्रमिकों को कार्यशील दशाओं को सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत में पहला कारखाना अधिनियम बनाया गया था, 1948 में बनाया गया था। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग देखते रहिएगा। चले भाई, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से भारत में कौन श्रमिक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में करता है? भारत में पहले श्रमिक संघ की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो ये की गई थी भैया, कब, किसके नेतृत्व में? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एन.एम. लोखंडे के नेतृत्व में की गई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग इनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। और नोट डाउन क्या करना है आपको, मान लेते हैं अगर कोर्स में ज्वाइन होना है, ठीक है, मान लेते हैं कोर्स में आपको ज्वाइन होना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की। देखिए सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ, केवल इसी की नहीं, केवल सोशियोलॉजी की, सभी की 91 61 93 60 62 पर SMS करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट क्या क्या, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, व्हाट्सएप SMS करेंगे और आपको 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे उसी स्कैनर पर। आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से या किसी दुकान से जाकर के भी करवा दीजिएगा, तब भी आपको ऐड कर दिया जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, आपके पास सभी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पीडीएफ यानी MCQs के पीडीएफ भी आपको सब मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ MCQs के भी और लिखित के भी, यानी कि जैसा भी आपका पेपर होगा सभी के लिए व्यवस्थित कर दिया गया है। और एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपका अगर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज जो आपका को करिकुलर है उसका भी मिल जाएगा, ठीक है। चले तो इसमें करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो ग्रुप से, ताकि पीडीएफ आपको मिल जाए। और पीडीएफ से आप क्या होंगे, जल्दी आप तैयारी कर पाएंगे चीज़ों की और चीज़ें जल्दी आपकी क्लियर होंगी, प्रैक्टिस आप कर पाएंगे, ठीक है। इन MCQs का आप निकाल लीजिएगा, क्या बोलते हैं, पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, ठीक है, यानी कि उसका फोटो कापी निकलवा लीजिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और इसको घर पे बैठ करके इसको सॉल्व करिएगा। और पहले इसका आंसर मैं दूंगा नहीं वीडियो में, चूँकि वीडियो में मैं दे रहा हूँ आंसर, इसको मैं लिखित फॉर्म में नहीं दूंगा, नहीं तो आप देख करके तुरंत टिक लगा देंगे। इस वजह से आप क्या करें, पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद में उस पीडीएफ को निकलवाएंगे, जो ये क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ होगी, इसको निकलवाएंगे और इसको हल करेंगे घर पे बैठ करके, और फिर पेपर देने जाइएगा। आपको विश्वास होगा कि आप भैया की पेपर आप पहले आपने ही पेपर बनाया, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आपने उससे पहले ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर के कोई पेपर नहीं दिया होगा। चले, प्रश्न किसने कहा था कि एक जाति कई धर्म और एक ईश्वर? प्रश्न किसने है, एक जाति कई धर्म और एक ईश्वर, किसने कहा था इसको? नारायण गुरु ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना किसने की थी या कब हुई थी? अखिल भारतीय महिला परिषद की स्थापना 1920 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं उसमें थी? घरेलू हिंसा अधिनियम में जो स्त्री की संरक्षण के लिए अधिनियम आया था 2005 में, उसमें 5 अध्याय था, 37 धाराएं थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला पर सती प्रथा अधिनियम कब पारित हुआ था? सती प्रथा अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था भैया? 1829 में सती प्रथा अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, किसने पारित करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो। जैसे सती प्रथा जब अंत होगा तो हिंदू विधवा होंगी, तो विधवाओं का विवाह भी करवाने के लिए नियम पारित किया गया कि भाई विधवा जो है उनका विवाह भी करवाया जा सके। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ, कब पारित हुआ? 1856 में पारित हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस नारीवादी विचार से पता चलता है कि लैंगिक समानता को लिंग की सांस्कृतिक धारणा की समाप्ति करके ही साधित किया जा सकता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, तो फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर आधुनिक नारीवाद। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, उत्तर आधुनिक नारीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में प्रश्न पूछा गया भाई। चले, प्रश्न है, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी 1867 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1867। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने किस मुद्दे का विरोध किया था? तो उन लोगों ने वनों की जो कटाई होती थी उन्हीं का विरोध किया था, वनों की कटाई और वाणिज्यिक कार्यों का विरोध किया था, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चिपको आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है? बिश्नोई आंदोलन आप देखते हैं आजकल बिश्नोई का एकदम से दबदबा कायम है, जो उसके खिलाफ बोल देता तुरंत धमकी पहुंच जाती है उसके घर पे।
सोचो कितना पावरफुल है वो, ठीक है। पूरा भारत कांप रहा है आज, भारत ही नहीं पूरा अंडरवर्ल्ड कांप रहा है, पूरा दुनिया कांप रही है उससे, जेल में बैठा जबकि वो, आप सोचो। तो वही बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई समाज जो है वो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इमोशनल होते हैं। जानवरों को लेकर के वो, उनकी माताएं बहनें जो होती हैं वो एक प्रकार से, अगर बच्चा की माता मर गई है, जानवर की छोटा बच्चा, तो वो अपना दूध पिला देती हैं। आप सोचो, वो अपने बच्चे से ज़्यादा भी मानती हैं जानवरों के बच्चों को, जानवरों से बहुत प्यार करता है बिश्नोई समाज। तो जानवरों को एक प्रकार से बहुत मतलब प्यार करता, तो इसी वजह से जानवरों की रक्षा के लिए एक प्रकार से आंदोलन हुआ। और बिश्नोई आंदोलन से संबंधित कौन है इनमें से? अमृता देवी जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ है, बताएं चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है भैया? चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। कृषक आंदोलन विश्लेषण से किसका नाम संबंधित है, बताएं। कृषक आंदोलन विश्लेषण से किसका नाम संबंधित है? तो DN धनागरी जी का नाम संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण आंदोलन संबंधित है किससे भाई? पर्यावरण आंदोलन जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सभी से रिलेटेड है। 2023-24 दोनों में प्रश्न पूछा गया, बड़ा सरल प्रश्न था। आप सभी लोगों ने एक प्रकार से इस तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे, ठीक है। और ऐसे ही और तमाम वीडियो आपको मिलती रहेगी। सोशियोलॉजी की अगर आपको ये देखना कि भाई लिखित में या ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन टॉपिक को देख लीजिएगा। इन्हीं 10 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये भी वीडियोज़ आपके चैनल पर पड़ा हुआ, तो आप देख लीजिएगा। अभी कल या परसों मैंने वीडियो बनाई थी, तो सोशियोलॉजी का लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं, ठीक है। सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव के, लिखित के, ये सब मैं करवा चुका हूँ। एक आध वीडियो, 2 वीडियो और आपके मॉडल पेपर में दूंगा, और भी एक प्रकार से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी आपकी करवाने का शुरुआत जो है होगी, और सारे सब्जेक्ट के जैसे जैसे पेपर आएंगे आपके लिए व्यवस्थित करता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। ऐसे ही अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, आई लव यू।